Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग क्लास 11th का अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे, यानी आज हमारा पहला लेक्चर होगा अकाउंट्स ऑफ क्लास 11th, वो भी सीबीएसई बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिवली। अब देखो, 11th स्टैंडर्ड का जो अकाउंट्स है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि जो 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज कि 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप बेसिक सीखते हो, ठीक है। और मैं एक चीज आपको और बोलूंगा कि जब आप 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स को कंपेयर करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स इजी है और 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स थोड़ा सा क्या है, एक लेवल ऊपर है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में जो है ना, आपको 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स क्लियर है तो उसके बाद आपको सीए फाइनल तक अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो, नई नई चीजें तो आप सीखोगे, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में सारा अकाउंट्स नहीं सीख लोगे आप, लेकिन जो बेसिक है वो आपका 11th में सेट हो जाएगा। और अकाउंट्स में बेसिक क्या है, तो आप किसी भी इंसान से पूछो जिसको अकाउंटिंग का थोड़ा नॉलेज है, वो आपको यही बोलेगा कि भाई जर्नल एंट्री आ गई ना, मतलब अकाउंट्स खत्म हो गया। जर्नल एंट्री आ गई मतलब अकाउंट्स में अब कुछ भी नहीं है। आगे धीरे धीरे आप सीखोगे कि दो कंपनी जब साथ में मर्ज हो जाएंगी, यानी दो कंपनी कंबाइन होकर एक कंपनी बनती है, अमालगमेशन, तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कैसे होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कैसे होता है, शेयर्स का अकाउंटिंग कैसे होता है। तो ये तो धीरे धीरे टॉपिक्स हैं जो ऐड होते जाएंगे, लेकिन इनके सब टॉपिक्स के नीचे जो नींव है, जो बेसिक है, वो क्या है, आपका सेम है। तो क्लास 11th का जो अकाउंट्स है और उसके अंदर भी आपका जो चैप्टर 1 है, जो आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4 है, ये 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये 4 चैप्टर जो हैं ये आपके एकदम बैठ गए, उसके बाद आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स की डेफिनेशन के साथ देखते हैं, और डेफिनेशन से पहले अपने घर की थोड़ी सी चीजें समझते हैं। तो देखो, अपने घर में क्या होता है, बेसिकली अपनी मम्मी अकाउंटेंट ही है, बराबर है। अपनी मम्मी को पूरा हिसाब किताब मालूम रहता है। तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं कि अकाउंट्स होता क्या है, अगर मैं आम भाषा में बोलूं कि अकाउंटिंग या फिर अकाउंट्स क्या होता है, तो अकाउंट्स को मैं हिंदी में ऐसा बोलूंगा, हिसाब किताब, बराबर ना। हिसाब किताब रखना भाई कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे, एकदम आम जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट पहले हम लेमैन यानी एक आम आदमी की भाषा में तो समझे कि अकाउंट्स होता क्या है। तो देखो, यहाँ पे अपनी मम्मी बोलती है कि अपनी मम्मी के पास बोलती है कि मेरे पास इस महीने 50,000 रुपए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, यानी 1 तारीख को, 1 जनवरी को मम्मी के पास कितने पैसे हैं, 1,000 रुपए। अब मम्मी इसमें से क्या करेगी, इस पैसे में से खर्चा करेगी। तो लेट सपोज कि 1 तारीख को इतना पैसा था, सेकंड जनवरी को मम्मी ने क्या किया, इसमें से लॉन्ड्री वाले का बिल पे कर दिया। हमारे यहाँ पे एक धोबी आता है जो हमें क्या करता है, कपड़े देके जाता है। तो लॉन्ड्री वाले का क्या किया, बिल पे कर दिया मम्मी ने, और लेट से ये बिल हुआ 1,000 रुपए, बराबर है। उसके बाद मम्मी ने दूध वाले को, ठीक है, मिल्कमैन को पैसा दे दिया, और लेट से मम्मी ने 3 तारीख को, 3 जनवरी को मिल्कमैन है यानी जो हमारा दूध वाला है उसे 3,000 रुपए दे दिए, बराबर है। उसके बाद लेट से कि मम्मी ने पूरे महीने का राशन खरीद लिया, और राशन में लेट सपोज कि 4 जन को खरीदा मम्मी ने, जो भी किचन में सामान लगता है वो सारी चीजें खरीदी, और लेट से कि वो कितने का आया, वो आया 30,000 रुपए का, बराबर है। 30,000 रुपीज का राशन आ गया, पूरे महीने का एक साथ ले लिया। उसके बाद लेट सपोज कि मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने घर के लिए कुछ मिठाइयाँ ली, डेजर्ट, ठीक है। आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, और उसी खुशी में क्या लिया गया, उसी खुशी में मिठाई ली गई, और 10 जनवरी को मम्मी ने क्या किया, मिठाई खरीदी, और ये मिठाई लेट सपोज 1,000 रुपए की खरीदी। उसके बाद लेट सपोज कि आपकी बर्थडे आ गई, उसके बाद आपकी 20 तारीख को लेट सपोज क्या है कि आपका बर्थडे, तो आपने बर्थडे के लिए मम्मी से क्या किया, आपने बर्थडे के लिए मम्मी से पैसे मांगे, और लेट से कि मम्मी ने आपको 5,000 रुपए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दे दिए 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आपका बर्थडे है, उस दिन आपको 5,000 रुपए मिले, यस सुनो, यस।
तो ये सारे खर्चे हुए। उसके बाद छोटे मोटे और भी खर्चे हुए, ठीक है, उनको हम बोलेंगे, छोटे मोटे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिसलिनियस एक्सपेंस, ठीक है, मिसलिनियस खर्चे, छोटे मोटे खर्चे को क्या बोलेंगे, मिसलिनियस खर्चे। और वो खर्चे लेट सपोज मम्मी के कितने हो गए, मम्मी के वो खर्चे हो गए 5,000 रुपए। तो 20 जनवरी को आपके इतने खर्चे हो गए। अब मम्मी को ये जानना है कि 31 तारीख को यानी 31 जनवरी को मम्मी के पास कितने पैसे होंगे, 31 जनवरी को मम्मी के पास कितने पैसे होंगे। तो देखो मम्मी क्या हिसाब लगाएगी कि उसके उनके पास कितने पैसे थे, 50,000, 1,000 गया, 3,000, 4 प्लस 30 कितना हो गया, 34, 34 प्लस 1 35, 35 प्लस 5 कितना हो गया 40, और 45 40 प्लस 45 कितना हो गया 45। तो कहने से मम्मी का जो खर्चा हुआ वो टोटल खर्चा कितना हुआ 45। अब कहने से ये जितने भी अमाउंट्स हैं, ये जितने भी अमाउंट्स हैं, कहने से ये अमाउंट्स को 50,000 में से माइनस कर दूंगा तो कहने से मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि मम्मी के पास कितने पैसे बचे। तो देखो ये सब अमाउंट का टोटल 45 आया, इन सब का टोटल कितना आया 45, और ये 45 को इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, कहने से 31 जनवरी को मेरी मम्मी के पास बच जाएगा कैश कितना 5,000। तो कहने से मम्मी ने भी क्या किया यहाँ पे, एक तरह से रिकॉर्डिंग किया, एक तरह से अकाउंटिंग किया, हिसाब किया कि नहीं किया, यस मम्मी ने क्या किया, एक तरह से अकाउंटिंग किया। लेकिन मम्मी का जो अकाउंटिंग है ना वो बहुत सिंपल फॉर्म में है, और ऐसे सिंपल फॉर्म में बिजनेस का अकाउंटिंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहले के जमाने में बिजनेस का जो अकाउंटिंग होता था वो भी कुछ इस तरह से ही होता था, और उस अकाउंटिंग को हम बोलते थे सिंगल एंट्री सिस्टम। नॉट एग्जैक्टली ऐसा ही, बट कुछ कुछ ऐसा ही होता था, और उसे हम बोलते थे सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम जो पढ़ने वाले हैं हमारी बुक्स में, हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। हम क्या बोलेंगे उसे, डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री क्या होता है ये आगे जब हम चलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं, और ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, यही कंपनीज के अंदर, बिजनेसेस के अंदर यूज होता है। तो देखो मम्मी का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक तरह का टेबल बनाया है मम्मी ने, यस और नो, जिसमें खर्चे का नाम, अमाउंट और डेट ये लिख दिया है। हम भी यही करेंगे, बट तरीका हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट। क्या बोलेंगे इसे, टी शेप में हमने अकाउंट बनाया है, और ये लेट सपोज हम किसका हिसाब कर रहे हैं, कैश का हिसाब कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कैश अकाउंट हमारा, कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। अब इसमें देखो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, और हम लिखते हैं कि हमारे पास कैश आया, ठीक है। मैं एकदम प्रॉपर्ली नहीं बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ, तो कुछ कुछ चीजें आप अपनी बुक से कंपेयर करोगे तो वो मिलेंगी नहीं, क्योंकि अभी तक अकाउंटिंग चालू ही नहीं किया हमने, ठीक है। तो मम्मी बोलती है कि मम्मी के पास 50,000 रुपया स्टार्टिंग में क्या था, ओपनिंग यानी स्टार्टिंग कैश था कितने का, 50। अब मम्मी के पास जो भी पैसे आते हैं ना वो मम्मी कौन सी साइड रखती है, इस साइड रखती है। इस साइड को हम हमेशा बोलेंगे क्या, डेबिट साइड। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, फिलहाल दिमाग मत लगाओ, सब समय आने पे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये सब 3rd चैप्टर में आता है, ठीक है। तो मैं थियरी स्टार्ट, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ये क्या आपके 2 चैप्टर थियरी अकाउंट्स में, और सब लोग बोलते हैं ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज, एक हकीकत चीज ये बताता हूँ कि जब मैं सीए फाइनल में था ना, और सीए फाइनल में कुछ भी अकाउंट्स में आया, और जब मैं अकाउंट्स में देखता था कि ये चीज़ ऐसी हुई, चलो ठीक है इस चीज़ का सोल्यूशन ये है, तो मैं उस चीज़ का सोल्यूशन, मेरे को आंसर मिल जाता था। और जब मैं सोचता था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका वाई का जो रीज़न है ना वो मुझे कभी भी मेरे सीए फाइनल की बुक में नहीं मिला, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, ये सब बुक्स में नहीं मिलता था रीज़न वाई अकाउंट्स में ऐसा क्यों करते हैं। इसका रीज़न मुझे मिलता था क्लास 11th की, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर। तो जो थियरी है ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अगर आपको ये थियरी समझ में आज नहीं समझ में आएगी, आज तो आप सिर्फ इसको पढ़ोगे और ऊपर ऊपर से समझोगे, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन यानी अकाउंट्स में कहाँ कहाँ इफेक्ट डालती है आगे जाके,
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी कहां कहां इफेक्ट डालती है वो आपको आज नहीं मालूम पड़ेगा, वो कब मालूम पड़ेगा आपको, वो आपको मालूम पड़ेगा फ्यूचर के अंदर जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे। बट इसलिए ये मेरा कहना है कि इस थियरी चैप्टर्स के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे साथ सो मत जाना, बराबर है। तो देखो यहाँ पे जो भी पैसा मम्मी के पास आता है वो मम्मी इस साइड रखती है, इस साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, और जो भी पैसा मम्मी के पास से जाता है वो पैसा मम्मी इस साइड रखती है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहला खर्चा किसकी वजह से गया मम्मी के पास से, लॉन्ड्री की वजह से, ठीक है। तो मम्मी यहाँ पे डेट डालेगी कि भाई मैंने 2 जनवरी को यानी 2/1 को मैंने क्या किया, लॉन्ड्री का खर्चा किया, और लॉन्ड्री का खर्चा कितना हुआ, तो मम्मी बोलेगी कि 1000 रुपये हुआ। फिर मम्मी बोलेगी कि मैंने 3 तारीख को क्या किया, 3/1 को मैंने मिल्कमैन को पैसा दिया, तो यहाँ पे मम्मी लिखेगी कि मिल्कमैन को पैसा दिया 3000 रुपये। उसके बाद मम्मी बोलती है कि 4/1 को मैंने क्या किया, राशन खरीदा, तो यहाँ पे मम्मी लिखेगी राशन कितना, 30,000। उसके बाद मम्मी बोलेगी कि मैंने भाई 10 तारीख को हमारे यहाँ पे रिजल्ट आया था, और उस रिजल्ट की खुशी में, ठीक है, रिजल्ट की खुशी में हम लोग ने क्या किया, डेजर्ट मंगवाया, मिठाई मंगवाई, कितना, 1000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद भाई मम्मी बोलती है कि 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को क्या हुआ, 15 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पैसे दिए थे बच्चे को, और वो पैसे कितने थे, 5000। और इसके अलावा पूरे महीने में मम्मी बोलती है 20 तारीख को हिसाब करती है कि बोलती है छोटे मोटे खर्चे, ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंस, घर पे कोई चंदा मांगने आ गया गणपति का, वो दिया, ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे, वो सब का टोटल आया, मम्मी बोलती है कि 5000 रुपये आया। तो अब मम्मी बोलती है कि मेरे पास टोटल जो पैसा आया ना वो कितना आया, 50,000। मतलब या तो मेरे पास जो खर्चा है वो 50,000 होना चाहिए, या फिर खर्चा प्लस जो पैसा बच गया उनका टोटल 50,000 होना चाहिए। तो मम्मी इस साइड भी बोलती है कि उनके पास कितना टोटल होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। मम्मी ये काउंट करती है और बोलती है कि देखो 45,000 तो ये हो गया, और मम्मी फिर क्या अपना पर्स में देखती है कि 5,000 रुपये पड़ा है, तो मम्मी बोलती है कि 31 तारीख को मेरे पास बैलेंस पड़ा है, क्या पड़ा है मेरे पास, कैश में बैलेंस पड़ा है, कैश कितना बैलेंस बच गया, 5,000 रुपया बच गया। तो देखो 45 तो खर्चा हो गया और 5,000 रुपया बैलेंस बच गया, तो कहने से इस साइड का टोटल भी कितना आ गया, 50, इस साइड का टोटल भी कितना आ गया, 50। तो इस तरह से अकाउंट, ये जो अकाउंटिंग की है ना मम्मी ने, ये अकाउंटिंग जो है ना, ये मम्मी की अकाउंटिंग है, और मम्मी की अकाउंटिंग कंपनी के फॉर्म में है। कंपनीज जो होती हैं, बिजनेसेस जो होते हैं, वो अपनी अकाउंटिंग कुछ इस तरह से करते हैं। अभी तक मैंने अकाउंटिंग का आपको ए भी नहीं बताया, बट एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अकाउंटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते हैं, हम करते हैं, बट तरीका हमारा क्या है, अलग। अब हमको क्या करना है, बस ये सिंगल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ना, इसको शिफ्ट करना है किसमें, डबल एंट्री सिस्टम में, ये सुनो। और हम लोग सीखेंगे अब से क्या, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये सुनो, यस। अब अकाउंटिंग में आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन जानते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो इंडिया के अंदर अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स बनेंगे कि भाई कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ठीक है, किसको असेट मानेंगे, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, वो रूल्स एक बॉडी बनाती है जिसका नाम है ICAI, ठीक है, हमारा माई बाप, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो CA की डिग्री देता है ना, वो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसा ही US के अंदर जो बॉडी अकाउंटिंग के रूल्स बनाती है उसका नाम है AICPA, ठीक है। और इनके इधर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो 1941 के अंदर, 1941 के अंदर ये साल था, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। 1941 के अंदर ये इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि भाई हम अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंटिंग होती क्या है, उसकी हम एक डेफिनेशन तो दें। इसीलिए 1941 में इस इंस्टीट्यूट ने एक डेफिनेशन जारी किया किसका, अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्या है। और ये डेफिनेशन जो है हमारे इंस्टीट्यूट ने भी एक्सेप्ट किया, हमारा इंस्टीट्यूट भी बोला कि हाँ भाई जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है उसकी डेफिनेशन हमारे हिसाब से भी क्या है, सही है। तो जो अब डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं ना हम, ये डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट
ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दिए थे। कौन से ईयर के अंदर? इन्होंने दिए थे 1941 के अंदर। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी अकाउंटिंग की अलग डेफिनेशन दी, फिर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी एक अलग डेफिनेशन दी, अलग अलग बॉडीज ने फिर अलग अलग डेफिनेशन दी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या सबसे फेमस डेफिनेशन हुई वो किसकी हुई? वो हुई अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और इन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला? तो देखो इन्होंने डेफिनेशन में बोला कि अकाउंटिंग, इन्होंने डेफिनेशन दी ऐसी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner, सब कुछ समझेंगे, एक एक वर्ड समझेंगे इस डेफिनेशन का। पहले मैं जस्ट जो उन्होंने दी थी ना वो डेफिनेशन में एज इट इज लिख रहा हूं, सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, 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 transactions and events, transactions and events which are in, ठीक है, which are in part at least of financial character, and interpreting the results thereof, बराबर है। ये डेफिनेशन दी थी किसने? ये डेफिनेशन दी थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। अब इस डेफिनेशन को देखो, ये तो आपको एज इट इज दे दिया, ठीक है। अब आपको इसको रट्टाफाई एज इट इज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं डिस्कस कर रहा हूं ना वो वर्ड्स उस डेफिनेशन में होने कंपलसरी है, ठीक है। आप वो वर्ड मिस कर दोगे और बोलोगे कि मैं मेरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं तो नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि इस डेफिनेशन में से इज और दा भी इधर का इधर ही होना चाहिए और सब कुछ सेम होना चाहिए, बराबर है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो देखो डेफिनेशन बहुत क्लियर है। डेफिनेशन बोलती है कि अकाउंटिंग जो है ना वो एक तरह का क्या है? आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? एक तरह का आर्ट है। अब अकाउंटिंग, अब इस डेफिनेशन को मैं वापस लिखूंगा और इसको ना अभी मैं तोड़ के लिखूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है ये कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक तरह का आर्ट है। अब आर्ट का मतलब क्या हुआ? आर्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो अकाउंटिंग इज आर्ट का मतलब ये हुआ कि देयर आर टू फील्ड्स ऑफ स्टडी, ठीक है। वन इज आर्ट एंड अनदर वन इज साइंस। ट्रेडिशनली दो ही फील्ड थे, फिर कॉमर्स तो हम लोग ने क्या खुद ने बनाया है, ठीक है। बट ट्रेडिशनली जो होता है ना वो दो ही फील्ड ऑफ स्टडी होते हैं, वन इज आर्ट एंड वन इज साइंस। अब साइंस और आर्ट्स में क्या फर्क है? तो देखो साइंस में क्या होता है, एवरीथिंग इज फिक्स, सब कुछ क्या है? फिक्स है। यानी अगर यहां से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ूंगा तो वो नीचे ही जाएगा, ये फिक्स है। चाहे ये चीज मैं यूएस में करूं, इंडिया में खड़ा रह के करूं या फिर कहीं पे भी खड़ा रह के करूं, अगर इस धरती पे अगर आप हो और आपने कोई भी चीज को ऐसे छोड़ दिया तो वो चीज क्या होगी? वो चीज डायरेक्टली नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये किसका रूल है? ये सिद्धांत है ग्रेविटी का, ग्रेविटी का प्रिंसिपल है, ये सुनो। और ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है। लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं होता है। तो लेट सपोज कि दो सिंगर लेता हूं, ठीक है। एक तरफ मैं अरिजीत सिंह को लेता हूं और दूसरी तरफ मैं किसको लेता हूं? आतिफ असलम को लेता हूं। दोनों कहने से हिंदी जानते, दोनों हिंदी सिंगर है, यस। और दोनों को मैं सेम म्यूजिशियंस की टीम देता हूं, यानी जो बजाने वाले होते हैं ना म्यूजिक, वो सब सेम है। और दोनों को सेम गाना देता हूं कि भाई ये गाना गा के बताओ दोनों जन। अब ये दोनों जन क्या करेंगे? जब ये दोनों जन वो गाना गाएंगे ना तो उस गाने का
ठीक है, जो तरीका होगा वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो सब कुछ सेम है, गाना सेम, जगह सेम, म्यूजिशियन सेम, इक्विपमेंट सेम, सब कुछ, बट दोनों का जो काम करने का तरीका है इट विल ऑलवेज डिफर। ठीक है, जितने टाइप के लोग वहां पे लेके आऊंगा, हर आदमी का तरीका पिछले आदमी के तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। जो ओवरऑल होगा ना वो ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, सबने गाना गाया, एंड रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक गाना सुनने को मिलेगा, लेकिन किसी का अच्छा और किसी का खराब, या किसी का बहुत अच्छा या फिर बहुत खराब। ये सुनो, यस। तो आर्ट में क्या होता है कि आर्ट में ये होता है कि द जॉब डन विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जो काम किया जाएगा वो हर आदमी क्या करेगा, अपने तरफ से अलग अलग तरीके का काम करेगा। इसीलिए अकाउंटिंग को भी क्या बोला गया है, एक तरह का आर्ट। जो एंड रिजल्ट है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, हमें लास्ट में प्रॉफिट लॉस जानने को मिलेगा, बट जो तरीका है अकाउंटिंग का वो डिफर करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या फिर कंट्री टू कंट्री। जैसे कि हमारी कंट्री में अकाउंटिंग के रूल कौन बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और यूएस के अंदर कौन बनाता है, यूएस के अंदर बनाता है और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो कहने से ऑब्वियसली एक बात है कि दोनों का रूल क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि ये जो रूल्स फॉलो करते हैं ना इंडिया वाले, इन्हें हम बोलते हैं इंड एएस या फिर एएस। इंड एएस का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इससे पहले लगते थे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आगे हमारे चैप्टर में जिनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये लोग जो फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं गैप, यूएस गैप। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इनके रूल्स अलग हैं और हमारे रूल्स अलग हैं, लेकिन दोनों का लास्ट में मोटिव क्या है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स सो दैट दे कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस। ये सुनो, लेकिन दोनों का करने का तरीका क्या है, अलग है। इसलिए अकाउंटिंग जो है ना उसे हम क्या बोलते हैं, ये एक तरह का क्या है, आर्ट है। तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट, आर्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ, बट व्हाट आर्ट ऑफ व्हाट, ड्राइंग, पेंटिंग, व्हाट, तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। एंड नाउ व्हाट यू विल रिकॉर्ड, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग तो ठीक है, बट आप रिकॉर्ड क्या करोगे, तो आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करोगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद और भी आगे कुछ लिखा है। ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, क्या रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये सब बाद में देखते हैं। तो क्या वर्ड देखने को मिला अपने को यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब देखो ट्रांजैक्शंस का मतलब और इवेंट्स का मतलब क्या होता है, बाद में मैं इनका डेफिनेशन डिटेल में लिखवाऊंगा, बट फिलहाल के लिए हम शॉर्ट में समझते हैं। तो ट्रांजैक्शंस और इवेंट का मतलब आप समझ सकते हो कि लेन देन, क्या, लेन देन। अब जो भी लेन देन होंगे उन लेन देन को हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और सारे लेन देन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग व्हाट, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, अब सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड करोगे कैसे, पहले वो बताओ, हाउ विल यू रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड करोगे क्या जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ऐसा, नहीं, ऐसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, रेदर वी विल रिकॉर्ड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसको रिकॉर्ड करने का, इस तरीके को रिकॉर्ड करने का एक दूसरा एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, जर्नल एंट्री। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द होल अकाउंटिंग, राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू द सीए फाइनल। अगर आपको ये नहीं आता तो आप एक चीज मान लो, आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर, ठीक है, खास करके अकाउंटिंग के अंदर आप अपना करियर नहीं सोच सकते। चाहे आप बीकॉम करो, सीए करो, सीएमए करो, कुछ भी करो, एसीसीए करो, कुछ भी करो, अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती तो आप गए, बराबर है। तो आपको जो जनरल एंट्री है इसको आप यूज करते हो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने सेल किया, परचेस किया, ये सब में क्या होता है, लेन देन होता है, तो ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस है। और इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जर्नल एंट्री यूज करूंगा, जिसमें दो चीज होती है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जब आएगा तब मैं समझाऊंगा डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है। तो इसके थ्रू आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट के थ्रू क्या करते हो, आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, सिर्फ ये आर्ट है ना रिकॉर्डिंग का नहीं है, ये आर्ट है क्लासिफाइंग का। ठीक है, अब देखो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, सिंपल, लेट सपोज कि भाई
सिंपल मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी रिकॉर्डिंग करेगी, जर्नल एंट्री पास करेगी, यानी एक कंपनी के पास लेट सपोज कि रिलायंस फ्रेश की बात करता हूँ, नाम सुना है कि आपने, एक सुपर स्टोर है अलग अलग सिटीज़ के अंदर, एक चेन है सुपर स्टोर की जहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है, बिग बास्केट ऐसा कुछ है, ठीक है, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, बिग बाजार जैसा है, ठीक है, रिलायंस फ्रेश। अब रिलायंस फ्रेश के बारे में सोचो और एक दिन का ऐसा सोचो कि कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे, या सुनो, कहने से एक रिलायंस फ्रेश में मिनिमम 1000 ट्रांजेक्शन तो दिन के होते होंगे कि नहीं होते होंगे, 1000 सेल परचेस, सैलरी पे किया, ये पे किया, वो पे किया, ये खर्चा दिया, रेंट दिया, ये सब, कहने से 1000 रुपए का, सॉरी 1000 ट्रांजेक्शंस आपके, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बोल रहा हूँ, पैसा नहीं बोल रहा हूँ, 1000 ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं। मतलब आप ऐसे रिकॉर्डिंग चालू करोगे, एक दूसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा ट्रांजेक्शन, चौथा ट्रांजेक्शन, कहने से रिकॉर्डिंग तो हमें करनी पड़ेगी ना, यस, क्यों, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमने किस दिन किसको पैसा दिया, तो लेट्स से एक आदमी हमसे 5000 रुपये मांगता, आज हम लोग ने उसको 5000 दे दिया, और रिलायंस फ्रेश का जो मैनेजर है वो चेंज हो गया, अब नया मैनेजर आया, कहने से वो आदमी जिसको हमने 5000 दिया था वो तो वापस आ जाएगा और वो बोलेगा कि भाई मैं आपसे 5000 मांगता हूँ, लाओ आप 5000 दो। और कहने से अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई है कि हमने 1 तारीख को इसको पैसा दिया, 2 तारीख को इसको पैसा दिया, 3 तारीख को इसको दिया, तो कहने से बिजनेस में ऐसे तो बवाल हो जाएगा, किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, ये सब तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको इन ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, और ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी आपकी ये रिकॉर्डिंग होगी कैसे, जर्नल एंट्री के थ्रू। तो कहने से रिकॉर्डिंग इज इंपॉर्टेंट और नॉट, यस, कहने से कौन सा ट्रांजैक्शन किस दिन हो रहा है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये रिकॉर्डिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है, यस सुनो, यस। तो कहने से अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं कैसे, जर्नल एंट्री के थ्रू। अब रिकॉर्डिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग के अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है अकाउंटिंग का वो है क्लासिफाइंग, एंड क्लासिफाइंग व्हाट, तो क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ ए सिमिलर नेचर, ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ ए सिमिलर नेचर, यानी सेम तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप क्या करोगे, उन सब ट्रांजैक्शंस को आप क्लासिफाई करोगे एक साथ, ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ ए सिमिलर नेचर, और इन्हें हम बोलते हैं लेजर्स। जब हम क्लासिफाई करते हैं ना तो उस क्लासिफिकेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि लेजर्स, ठीक है, और ये अकाउंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट बोलेंगे। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि देखो यहाँ पे इतने सारे ट्रांजैक्शंस है, एग्जांपल लेते हैं एक ऑफिस का, ठीक है, तो एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के आपको एक्सपेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला एक्सपेंस, परचेस किया 1 तारीख को, ठीक है, गुड्स खरीदे, कुछ सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा जिसको हम लोग यूज करेंगे फैक्ट्री में और फाइनल गुड बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए कितना खर्चा हो गया, 5000 खर्चा हो गया। उसके बाद हम लोग ने ऑफिस में सैलरी दिया हमारे एम्प्लॉयज़ को, कितने का, लेट से 10,000 रुपये का सैलरी दिया। उसके बाद लेट सपोज कि फिर हमें कुछ दिन बाद हमें वापस से सामान खरीदना पड़ा, पूरा जो सामान, पुराना सामान खरीदा था वो तो बन के बिक गया, अब नया सामान खरीदेंगे उसको बनाएंगे, तो वापस से मैंने 10,000 रुपये का सामान और खरीद दिया, बराबर है। उसके बाद 4 तारीख को लेट सपोज कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई कोरोना वोरोना बहुत फैल रहा है, मेरे को मेरे एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया कि भाई मेरे एम्प्लॉय को कोरोना वोरोना हो जाए तो उसको इलाज में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने क्या कर लिया, एक इंश्योरेंस ले लिया, और इस इंश्योरेंस का खर्चा मेरा कितना हो गया, लेट से 5000 हो गया, कितना खर्चा हो गया, 5000 रुपीज़ हो गया। उसके बाद लेट सपोज कि मैंने ऐसा बोला कि यार ये कोरोना के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार ये पूरे साल तो बहुत कोरोना चला, एम्प्लॉयज़ भी बहुत स्ट्रेस में थे, तो सबको चलो एक पार्टी करवाने में क्या करता हूँ, पिकनिक पे लेके जाता हूँ। तो मैंने पिकनिक लेके गया, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको केरला घुमाने लेके गया, ठीक है, और केरला घुमाने ले गया, उसमें मेरा खर्चा हो गया सारे एम्प्लॉय को घुमाने का 25,000। अब ये इन्फॉर्मेशन कहने से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की, जर्नल एंट्री से नहीं की बट नॉर्मल रिकॉर्डिंग की, कहने से इंपॉर्टेंट तो है रिकॉर्डिंग, बट कहने से ये रिकॉर्डिंग जो है ना ये मुझे ये सिर्फ याद रखने में मदद करती है कि कौन से दिन मैंने क्या किया, लेकिन इसको देख के मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। रेदर देन अगर इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को मैं अगर क्लासीफाई कर दूं जो सेम नेचर के, तो कहने से मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं। तो एक तो स्टाफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन, तो उनको बोलता हूं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, क्या बोलेंगे इन्हें, स्टाफ के भले के लिए जो एक्सपेंस किए वो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। और एक बोलता हूं कि परचेस, सामान से रिलेटेड एक्सपेंस, तो जो सामान वाले सारे एक्सपेंस है ना उनको एक साथ टोटल करता हूं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं देखो 1 और 3 ये 2 ट्रांजैक्शन जो हैं ये 5000 का था और ये ट्रांजैक्शन
10,000 का था। तो मैंने बोलता हूं कि टोटल इस साल मैंने 15,000 रुपए का सामान क्या किया है, खरीदा है। ये सुनो, यस। और फिर मैं बोलता हूं यहाँ पे वेलफेयर। अब स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस का मतलब क्या है, तो देखो स्टाफ वेलफेयर में कहने से सैलरी किसको दिया, स्टाफ को दिया, तो वो भी स्टाफ के लिए ही है। उसके बाद इंश्योरेंस किसका करवाया, कहने से स्टाफ का करवाया, तो कहने से वो भी स्टाफ पे ही खर्चा है। और पिकनिक किसको लेके गया, स्टाफ को लेके गया, कितना, 25,000, वो भी स्टाफ से रिलेटेड खर्चा है। तो मेरे को मालूम पड़ता है कि देखो मेरे स्टाफ का खर्चा कितना, मेरे स्टाफ का खर्चा 40,000 है। अब मैं मेरा अकाउंट्स देखता हूँ, अब मैं मेरा बिजनेस देखता हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर, और मैं बोलता हूँ यार प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। और फिर देखता हूँ कि यार ये प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, तो फिर मैं बोलता हूँ देखो ये सामान का खर्चा कितना हुआ, 15,000। बोला सामान खरीदना तो हम बंद नहीं कर सकते, अगर खर्चा कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सामान खरीदना बंद करना पड़ेगा। लेकिन सामान खरीदना बंद कर देंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है, कहने से ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। अब मैं देखता हूँ सैलरी देना भी मैं बंद नहीं कर सकता, ये सुनो, क्योंकि सैलरी नहीं दूंगा तो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। और कहने से इंश्योरेंस भी मेरे एम्प्लॉयज की मुझे फिक्र है, तो मैं इंश्योरेंस भी मेरे एम्प्लॉयज का नहीं निकाल सकता, वो भी मुझे लेना पड़ेगा। यस, मैं बोलता हूँ यार ये पिकनिक जो है 25,000, एम्प्लॉय को रिफ्रेश करवाना जरूरी है, बट केरला ले जाना जरूरी नहीं है ना हर साल। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अगले साल से भाई सब लोग अपना यहाँ का जो लोकल वाटर पार्क है मिरासोल, वहां पे सबको पिकनिक लेके जाऊंगा, और ये पिकनिक का खर्चा 5,000 में निपट जाएगा, 20,000 रुपए बचेगा, और मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा। कहने से ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन मैं क्यों ले पाया, ये इंफॉर्मेशन को देख के नहीं ले सकता मैं, ये डिसीजन मैं इसलिए ले पाया क्योंकि उस डिसीजन को मैंने क्या किया, उस जो इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने क्या किया, उसके जो सेम टाइप के ट्रांजैक्शन थे ना उनको एक साथ ग्रुप कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और जब ऐसा अकाउंट बनाते हैं ना, इस अकाउंट को है ना अकाउंट्स में अकाउंट नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। क्या बोलते हैं इसे हम, लेजर अकाउंट्स। अकाउंट्स को अकाउंट्स नहीं बोला जाता है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, लेजर अकाउंट्स बोला जाता है, बराबर है। अकाउंट्स को अकाउंट्स नहीं बोला जाता है, अकाउंट्स के अंदर इसे लेजर अकाउंट्स बोला जाता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, यस। हमें ये इंफॉर्मेशन, सोचो ये तो 5 ट्रांजेक्शन थे, आप क्लासिफाई कर सकते हो यार, बट आप एक बार मुकेश अंबानी के बारे में सोचो ना, कहने से रिलायंस फ्रेश के हजारों ट्रांजेक्शन तो एक दिन के हो गए। अगर 1,000 ट्रांजेक्शन एक दिन के हैं, 365 दिन होते हैं साल में भाई, तो कहने से सिंपली 3,65,000 ट्रांजेक्शन तो आपके किसके हो गए, 3,65,000 ट्रांजेक्शन तो आपके किसके हो गए, आपके एक साल के ट्रांजेक्शन हो गए। और कहने से अगर एक पेज में आप 10 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर पाते हो, तो कहने से ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए 36,500 पेजेस लग जाएंगे, यस और नो। और लेट सपोज कि एक बुक के अंदर 500 पेजेस की बुक आती है, कितने पेजेस की बुक आती है, 500 पेजेस की बुक आती है, तो भी कहने से ऐसा बोल सकता हूँ कि 73 बुक्स बन जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के इतने सारे स्टोर है ना, उसमें से एक स्टोर के अकाउंट्स रखने हैं। अब मुकेश अंबानी 73 बुक पढ़ने का टाइम है, पहले तो ये बताओ, नहीं है। दूसरी चीज, पढ़ भी ली तो भी 73 बुक में पढ़ते हो तो आपको तो ये याद नहीं रहता, 300 पेज की किताब में 10th में आपको ये याद नहीं रहता था कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, उसके अंदर क्या लिखा है वो तो छोड़ो, अब उसको कैसे याद रहेगा कि यार कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ। कहने से ये जो इंफॉर्मेशन है ये काम की है, बट उतनी ज्यादा काम की नहीं है। बट इसी इंफॉर्मेशन 73 पेज की जो इंफॉर्मेशन को अगर मैं सेम टाइप के ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर दूं, तो कहने से अब जो मुकेश अंबानी की जॉब है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस। क्यों इजी हो जाएगी, इसका रीजन ये है कि भाई उसको सिंपल मालूम है कि गुड्स का खर्चा नहीं कर सकते, तो वो एक एक एक्सपेंस नहीं देखने वाला है, बट उसको मालूम है कि मैं एम्प्लॉयज पे खर्चा कम कर सकता हूँ, तो वो एम्प्लॉयज वाला जो ग्रुप होगा ना उसकी बुक पढ़ेगा, बोलेगा ये पूरी पढ़ाओ मेरे को, और उसमें पढ़ के बोलेगा ये पिकनिक का खर्चा क्या करो, कम करो। इसके लिए रिकॉर्डिंग सिर्फ सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, उसको समराइज करना भी सफिशिएंट है, उसको वो भी जरूरी है। अब अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या है, समराइजिंग का मतलब क्या है, तो देखो समराइजिंग का मतलब क्या है कि सारे ट्रांजैक्शंस की एक समरी बनाना, ठीक है, एक ओवरव्यू समरी बनाना, क्या बोलेंगे इसे, ओवरव्यू समरी बनाना, ठीक है। मुकेश अंबानी के पास हम वापस जाते हैं, ठीक है, और उससे बोलते हैं कि भाई ये 73 पेजेस की जो बुक्स है ना ट्रांजैक्शंस की, उसको हमने कट शॉर्ट करके 20 पेजेस कर दिया है, और सारे ट्रांजैक्शंस को हमने क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है।
यानी मुकेश अंबानी के पास देखो ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे, एक का नाम होगा सैलरी, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा होगा और उसमें बोला होगा कि इसका टोटल है 20,000, बराबर है। उसके बाद दूसरा एक होगा कि गुड्स, ठीक है, परचेस इतना इतना है और इसका है 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा लिखा होगा कि भाई सेल्स यानी इनकम इस साल की, ठीक है, सेल्स, तो बोला सेल्स कितना है, ये परचेस है, परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है। सेल्स कितना है तो बोलेगी इतना इतना सब सेल है और सेल का टोटल लेट सपोज किया आया उसका 1,00,000 रुपए, ठीक है। 1,00,000 रुपए की इस बार क्या किया, सेल किया, ठीक है। उसके बाद बोला और क्या है कि स्टाफ के लिए वेलफेयर एक्सपेंस किया है, ठीक है। स्टाफ के लिए क्या किया है, वेलफेयर एक्सपेंस यानी पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उनको एनुअल मीट करवाना, उनका स्पोर्ट्स डे रखवा दिया, वो सब किया। तो उसमें कितना खर्चा हुआ, बोले उसमें 10,000 रुपया खर्चा हुआ। बोला फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया होगा, पावर बिल भी आया होगा, और वो पावर बिल जो है लेट सपोज कि उसमें भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, हर महीने हमने भरा है, और साल का जो है वो 10,000 रुपया पावर का खर्चा आ गया। कहना इसे ऐसे कितने सारी कैटेगरी बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी, ऑब्वियसली 73 पेजेस से कम होगी, बट कहना इसे फिर भी 20 पेजेस इज स्टिल ह्यूज। और कहना इसे ये सब मैं नहीं देख सकता, मुकेश अंबानी के पास इतना देखने का भी टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी इतनी सारी कंपनीज हैं, और उन कंपनी की एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक ब्रांच के 20 पेज की बुक बनते हैं, तो भाई ऐसे सोचो कितने सारे ब्रांचेस हैं और कितनी सारी कंपनियां, कैसे हैंडल करेंगे ऐसे। तो बोलते हैं कि भाई इतना सब नहीं चाहिए मेरे को, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक लिस्ट बना के लाओ, तो हम उनके लिए एक लिस्ट बनाते हैं ऐसा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ट्रायल बैलेंस। ये एक तरह की समरी व्यू है। तो इसमें हम ऐसा लिखते हैं, देखो सेल्स, सेल्स में भाई 1,00,000 रुपए की सेल हुई, ऐसा लिख दिया। फिर बोले परचेस, बोले भाई परचेस कितना हुआ, 50,000 का परचेस हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो मुकेश भाई को बोलते हैं कि मुकेश भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस बार 10,000 रुपया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं स्टाफ पे खर्चा, ठीक है, 10,000 रुपए का स्टाफ को पिकनिक पिकनिक घुमा दिया है। और उसके बाद उनको बोलते हैं कि सैलरी दी है स्टाफ को 20,000 रुपए की, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल फिगर है, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ऐसा करके अभी ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा हमेशा, वरना इस साइड और इस साइड का इक्वल आता है, बट मैंने ऐसा ही हाइपोथेटिकल फिगर यहाँ पे लिए हैं। अब देखो ये ट्रायल बैलेंस में, अब ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, कहना इसे 20 पेज से डायरेक्टली किस पे आ गया, एक पेज पे आ गया। और कहने से एक पेज पढ़ने का टाइम होगा कि नहीं होगा, यस मेरे पास एक पेज पढ़ने का टाइम होगा। तो कहने से समराइजिंग में हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो कोर है, डिटेलिंग कम कर देते हैं, और हम उसके सिर्फ बैलेंस लिखते हैं कि भाई इतना इतना बैलेंस इस अकाउंट में है। और कहने से ये देख के मुझे इंफॉर्मेशन ज्यादा बेटर समझ में आएगी रेदर देन दिस, यस और नो, यस। इसमें अभी मैं ना ऐसे 20 पेज में ऐसा है, तो मैंने देखा सेल्स मेरा कितना है, सॉरी सैलरी मेरा कितना है 20,000। अब मैं 20th पेज पे पहुंचूंगा ना तो वापस भूल जाऊंगा कि सैलरी कितनी थी, बराबर है। तो डिसीजन मेकिंग करना है ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं और क्या करते हैं, समराइजिंग। और समराइजिंग कैसे किया जाता है, तो समराइजिंग किया जाता है बाय प्रिपेयरिंग है ट्रायल बैलेंस, बाय प्रिपेयरिंग है ट्रायल बैलेंस। समझ में आता है कि नहीं आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और इसके बाद हम रुकते नहीं हैं, उसके बाद देखो ये यहाँ पे 3 स्टेप तो यहाँ पे लिख दिए, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। उसके बाद 4th स्टेप है ना, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इंटरप्रेटिंग, यानी हमें रिजल्ट्स को क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है, अभी लेट सपोज कि मैंने आपको ये बना के दे दिया, मैं बोला लो मुकेश भाई मजाक करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब डिसीजन लो। अब मुकेश भाई बोलेंगे अरे कुछ बताओ तो सही, इसका मतलब क्या है, ठीक है। आपने बोला सेल इतना होता है, परचेस इतना होता है, इसका मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मैं तो ओनर हूं, कि मेरे को क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। यानी मुकेश भाई मांग रहे हैं हमसे प्रॉफिट और लॉस कितना है, तो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैं एकदम सिंपल मेथड में जा रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कोई अकाउंटिंग की क्लियर प्रोसेस में फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो कोई थोड़ा बहुत चीज डिटेलिंग इधर हो तो ऐसा मत बोलना सर ने गलत पढ़ाया, अभी तक मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ये प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो जितनी भी इनकम्स है ना मेरी, सारी इनकम मैं इस साइड लिख देता हूं, ठीक है। और जितने भी मेरे एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस भी मैं क्या करता हूं, इस साइड लिखता हूं। तो मैं बोलता हूं देखो मेरे मुकेश भाई, मेरा सेल्स जो है वो है मेरा 1,00,000 रुपए का, आपका सेल्स कितना है, 1,00,000 रुपए का। फिर आपको जो खर्चे हुए हैं, परचेस करने से सामान खरीदना एक खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे लिए एक खर्चा है, उसके बाद हमारे लेट सपोज स्टाफ की सैलरी है, स्टाफ बेनिफिट एक्सपेंस, वेलफेयर एक्सपेंस,
कहना इसे 10,000 ये भी खर्चा है। उसके बाद कहना इसे मेरे स्टाफ की जो सैलरी है, ये सैलरी भी मेरे लिए क्या एक तरह का खर्चा है, ये सुनो। और फिर मैं मुकेश भाई को बोलता हूँ, देखो मुकेश भाई आपका इनकम कितना है 1 लाख, तो मुकेश भाई बोलेंगे कि मेरा खर्चा प्लस प्रॉफिट मेरे इनकम जितना होना चाहिए, यानी जो मेरी इनकम है उसमें से सारा खर्चा निकाल दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना बचता है, तो प्रॉफिट बचता है 10,000 रुपए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 90,000 का तो खर्चा हो गया और मेरा यहाँ पे सेल्स कितना है, तो सेल्स मेरा कितना है 10,000 रुपए। तो कहना इसे मेरा प्रॉफिट कितना आया 10,000 रुपए। कहना इसे अब ये इंफॉर्मेशन इससे भी बढ़िया है कि नहीं है, यस। और इसी को बोलते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने क्या किया, इंटरप्रेट किया। क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को हमने इंटरप्रेट किया। और इंटरप्रेट कैसे किया यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट है कि लॉस है। ये इंफॉर्मेशन हमें कुछ बोल नहीं रही है कि प्रॉफिट लॉस है, बिजनेस अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं बोल रही है। ये तो बोल रही है इतना 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 होता है, बट इतना इंफॉर्मेशन हमारे काम का नहीं है, हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ता है और इसलिए हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, इंटरप्रेटिंग कैसे करेंगे, बाय फाइंडिंग परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। परफॉर्मेंस और पोजीशन को हम निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम, आपको क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में लिखता हूं P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट, एंड उसके साथ साथ हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। अब ये क्या होती है, जब आएगा तब सीखेंगे, फिलहाल के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काम चला सकते हो। और ये सब चीजें हम करेंगे, लेकिन किसके लिए, तो ये सब चीजें हम करेंगे किसकी, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे, उनको क्लासिफाई भी करेंगे, समराइज भी करेंगे, ठीक है, और इंटरप्रेट भी करेंगे। किसको, ट्रांजैक्शंस को। अब ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, बहुत सिंपल मीनिंग है, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं समझ में आए तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, यानी आप बिजनेस में कोई भी काम करते हो वो क्या है, वो आपका ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने सामान खरीदा, ट्रांजैक्शन है, सामान बेचा, ट्रांजैक्शन है, सैलरी पे किया, ट्रांजैक्शन है। तो ये सब क्या है, कोई भी काम आप बिजनेस में करते हो वो क्या है, ट्रांजैक्शन। और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, result of a transaction is known as event. Result of a transaction is known as event. Result of a transaction is known as event. अब result of a transaction क्या है, हमारे लिए एक तरह का event है। result of transaction हमारे लिए क्या है, एक तरह का event है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इवेंट का मतलब सिंपल कि भाई सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। इसके बदले कहने से इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मेरे पास 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है, तो ये स्टॉक जो है ना, ये मेरा इवेंट है। समझ में आता है कि नहीं आता है, 10,000 रुपए का सामान खरीदना इज ए ट्रांजैक्शन, ठीक है, बट इसके बाद मेरे पास 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है फैक्ट्री में, दैट इज ए इवेंट। अब ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इनको हम दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे, एक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी पैसे से रिलेटेड, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब होता है नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। 3 आदमी आज नौकरी पे रखे, 3 आदमी आज नौकरी पे रखे, ट्रांजैक्शन है, बट ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। 3 आदमी, पैसा है क्या, नहीं। इन 3 आदमी को 30,000 रुपए की सैलरी दी, 30,000 रुपए पैसा है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, ये ट्रांजैक्शन आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये सुनो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिक, नॉन फाइनेंशियल को नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा, अगर मनी इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा जा रहा है, यानी
ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा है मतलब वो फाइनेंशियल है। 3 किलो, एक लेट्स से कि चंदू चाय वाला, ठीक है, एक वड़ा पाव वाला, ठीक है, एक वड़ा पाव वाला 10 किलो आलू खरीदता है, इज ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि 10 किलो आलू पैसा नहीं है, बट 10,000 रुपए के आलू खरीदता है। कहना इसे ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो जो अकाउंट्स है ना, वो अकाउंट सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता है, सारे इवेंट्स नहीं रिकॉर्ड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है? वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, यानी ये वाले हमारे अकाउंट्स में नहीं आते हैं। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है कि अकाउंटिंग में लिखा है कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी उनका जो कैरेक्टर होना चाहिए ट्रांजैक्शंस का वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, और अगर वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन का नेचर नहीं है तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। यस और नो? यस। आगे ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें और डिटेल में ये चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनको आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सब तो ठीक है, लेकिन ये आप करोगे कैसे? आपको इसको सिग्निफिकेंट मैनर में करनी है। क्या करना है? इसको कैसे करना है? हाउ, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या आंसर करती है? हाउ। तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है करने के टाइम पे। पहला, ये सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए, यानी प्रॉपर इसका फॉर्मेट में होना चाहिए, एकदम प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। जैसे मम्मी करती है ना, वैसा नहीं है कि कोई भी डायरी के कोई भी पेज पे कैसे भी लिख दिया, वैसे नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी पड़ेंगी? इसके लिए मेंटेन करनी पड़ेंगी। इसलिए डेफिनेशन देखो क्या बोलता है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, यानी प्रॉपर मैनर में करना है। और सिर्फ मैनर ही नहीं, यानी फॉर्मेट ही डिपेंड नहीं करेगा, और सिर्फ आपको मनी के टर्म्स में ही करना है। यानी अकाउंटिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होगी वो रिकॉर्डिंग शुड बी डन ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स। कैसे करेंगे इसको हम लोग? मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे सिर्फ, और मॉनेटरी टर्म्स के अलावा कोई भी दूसरा टर्म्स हम यूज नहीं करेंगे। यस और नो? तो ये आपका डेफिनेशन बना किसका? अकाउंटिंग का। अब देखो आप सोचोगे सर आपने ऑलमोस्ट 40 मिनट ले लिया अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ाने में। बेटा मैंने ऑलमोस्ट आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ना, उस फर्स्ट चैप्टर का 40% चैप्टर खत्म कर दिया है इसमें। अब आगे जब हम जाएंगे ना तो हमें देखना है बस, हाँ ये चीजें हमने समझ ली हैं, उधर यहाँ पे लिखी हुई है अलग से, ठीक है। आगे जाके इस डेफिनेशन को 4-5 पेज में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है, बट मैंने वही सारी चीजें यहीं पे क्या कर लिया? कवर कर लिया। एंड दिस इज माय स्टाइल, ठीक है। आप चीजों को लॉजिकली पढ़ो। अगर आप लॉजिकली नहीं पढ़ोगे, फिर ऐसे ही रट्टा मार के जाओगे तो मतलब क्या है? ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग का मतलब, देखो अकाउंटिंग इज आर्ट, आर्ट का मतलब हर इंसान करेगा, वो अलग तरीके से करेगा, ठीक है। उसमें रिकॉर्डिंग होगी यानी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्लासिफाइंग होगा यानी लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, और समराइजिंग होगा, समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे? सिग्निफिकेंट मैनर यानी प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। और इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के टर्म्स में ही करेंगे, यानी 10,000 रुपए का सामान खरीदेगा ये रिकॉर्ड करेंगे, 10 kg सामान खरीदा ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये जो रिकॉर्डिंग होगी ये ट्रांजैक्शंस की होगी, यानी कोई एक्ट हो रहा है उसकी होगी, और उस एक्ट का जो रिजल्ट है उसकी होगी। और विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी ये जो ट्रांजैक्शंस है, कोई एक्ट हो रहा है, कोई काम हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में बहुत काम होते हैं, लेकिन सिर्फ जो पैसे से रिलेटेड जो काम हो रहे हैं वही रिकॉर्ड होंगे। और किस टर्म्स में रिकॉर्ड होंगे? पैसे के टर्म में ही रिकॉर्ड होंगे। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन में 2 जगह मनी टर्म यूज किया है, एक जगह बोल रहे हैं कि मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड करना है, और दूसरी जगह बोल रहे हैं सिर्फ जो मनी के टर्म में है उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। और किस वे में? मनी के टर्म में। समझ में आता है कि नहीं आता है? एंड इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि भाई ये जो है इसमें हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका रिजल्ट क्या आया वो हमें बताना है, यानी हमने कैसा परफॉर्म किया और आज हमारी क्या स्थिति है, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, ये 2 चीज हमें क्या करनी है? बतानी है। बस यही अकाउंटिंग है, इसके अलावा अकाउंटिंग में और कुछ भी नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये आज हमारा पहला लेक्चर था, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, अपना जो चैप्टर 1 का जो भी थियरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा डाउट होगा कि सर हम लोग कौन सी बुक फॉलो करें, हम कोई रेफरेंस बुक फॉलो करें या एनसीईआरटी फॉलो करें? तो देखो मेरा मानना ऐसा है कि एनसीईआरटी इज बेस्ट,
ठीक है। बट अगर आपकी स्कूल बोलती है कि नहीं हमको तो यही बुक चाहिए, कोई प्रॉपर रेफरेंस बुक का नाम लेती है कि हमें डीके गोयल चाहिए या फिर हमें कोई फलाना दूसरा बुक चाहिए, ठीक है, तो वो बुक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न इसलिए कि वो बुक्स में क्या है, बस यही चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोली है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपकी रेफरेंस बुक भी कवर करूंगा और आपकी एनसीईआरटी भी कवर करूंगा, तो दोनों के स्कूल में कुछ भी चल रहा हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस और नो? यस। और इसके अलावा आपको अनाउंसमेंट का जो लेक्चर था, पहला लेक्चर, वो तो आपने देख लिया होगा। दिस आर फ्री क्लासेस फॉर क्लास 11 एंड क्लास 11 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और जो टीचर्स हैं वो सारे शेखावत एकेडमी के टीचर्स ही होंगे, यानी जो यहाँ पे एक्चुअल में पढ़ाते हैं वही टीचर्स आपको फ्री में ऑनलाइन लाइव पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना, और हम कल मिलते हैं और कल कुछ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे।